क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ट्रेड, तो क्रिटिकल अप्रेजल की कितना सक्सेसफुल रहा हमारे ये पॉलिसीज, हमारे ये स्टेप्स, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 2 आया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये जो पॉलिसीज आई कितनी कहां तक सक्सेसफुल रही। Achievement of India's industrial sector during the first 7 plans were impressive indeed. The proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 11.8% in 1950 to 24.6% in 1990, more than doubled. This rise in industry's share of GDP is an important indicator of development. The 6% annual growth rate of industrial sector was also admirable. बहुत अच्छी growth rate थी, 6% annual growth rate. Indian industry was no longer restricted to initially तो cotton, textiles and jute only, और एक दो और, it also अब क्या हुआ, it included engineering goods and a wide range of consumer goods. The industrial sector became well diversified by 1990, largely due to the public sector. Diversification हुई, हम और टाइप के प्रोडक्ट्स भी बनाने लगे. The promotion of small scale industries gave opportunities to people with small capital to get into business. New investment opportunities helped in generating more employment. It promoted growth with equity. Growth होता है GDP ग्रो कर रहा है, with equity मतलब बैलेंस ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रही है, सब कमा रहे हैं. Protection from foreign competition through import substitution. It enabled the development of indigenous मतलब local industries, domestic industries in the areas of electronics and automobile sectors, which otherwise could not have developed. However, this protection had two drawbacks. Number one, inward looking trade strategy. Our policies were inward oriented, and so we failed to develop a strong export sector. Inward looking थी, तो inward looking में imports तो substitute हुए, but focus कहाँ रहा? Within the economy. तो उसका एक और drawback हुआ, exports भी गिरे, क्योंकि focus क्या था? इंडिया. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में बाहर से ना सामान खरीदने पे फोकस, ना बाहर सामान बेचने पे फोकस. तो ना बेचने की वजह से एक्सपोर्ट्स भी गिर गए, इंपोर्ट्स के साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी गिर गए. ड्रॉबैक था ये. और दूसरा, लैक ऑफ कंपटीशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब जो आपके सबसे बड़े कंपेटिटर्स थे, डेवलप्ड नेशंस, कह रहे वहां के तो उन्होंने ट्रेड बंद करा दिया, उनसे सामान लेना तो बहुत महंगा पड़ेगा. तो अब जब आपके साथ कंपटीशन ही नहीं है तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड होगी, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है कि आपने सामान बना दिया. कह रहा लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, खरीदना तो उनको यही पड़ेगा. पहले तो ऑप्शन था ना कि बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तुम्हारा भी खरीद सकते हैं, तो बेटा क्वालिटी मेंटेन करके रखना, वरना आपका सामान बिकेगा ही नहीं. फॉरेन कंपटीशन हटा दिया, बच गए आप. So lack of competition due to restrictions on imports. Some domestic producers made no sincere efforts to improve the quality of their goods, and it forced the Indian consumers to purchase whatever was produced by them. Option ही नहीं है. The domestic industry failed to achieve international standards of product quality. तो ये drawbacks थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ड्रॉबैक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एज लॉन्ग एज रिच नेशंस कंटिन्यू टू डू सो. कह रहे जब डेवलप नेशन जब तक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना बाकियों से, तो आपका तो ज्यादा फर्ज बनता है. जब डेवलप नेशंस ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिसमें वो बाहर डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशंस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब तक आपको भी अपनी पॉलिसीज ऐसे बनानी पड़ेंगी कि इनवर्ड लुकिंग, अपने पे फोकस रखो. आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को. करे तब तक कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा ओपिनियन है. तो क्रिटिकल अप्रेजल में लास्ट पॉइंट नहीं, सेकंड लास्ट पॉइंट लाइसेंसिंग पॉलिसी. IPR 2 में
ज्यादा इंप्लीमेंट हुई थी, आई थी, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन एक्ट 1951। बट फायदा क्या हुआ? इट हेल्प द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। गवर्नमेंट नहीं बना रही, लाइसेंस इश्यू कर रही है, बट कंट्रोल तो कर पा रही है, मॉनिटर तो कर पा रही है। However, excessive regulation created two difficulties. तो licensing के drawbacks. Number one, misuse. It was misused by industrial houses. Some big industrialists would get a license not for starting a new firm, but to prevent competitors from starting a new firm. कह रहे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लेते थे कि जैसे मैं बनाता हूँ, मैं लैपटॉप बनाता हूँ और उन्होंने डिसाइड करा कि बस 5 ही लाइसेंस इशू करेंगे। एक मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, मैंने एक और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। मुझे ये जरूरी नहीं है कि मैं एक और इंडस्ट्री सेटअप करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन कोटा में से 2 तो खत्म कर दिया ना मैंने, ताकि मेरे सामने ज्यादा कंपेटिटर्स खड़े ना हो। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, वो लाइसेंसेस इशू करा लेते थे अपने नाम पे, प्रोडक्शन करें या ना करें, जो लिमिट है वो तो खा गए, अब उनकी मर्जी है वो काम करेगी ना करें। तो it was not for starting a new firm, but it was preventing the competitors from starting a new firm. तो मिसयूज बहुत होता था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। ऐसा नहीं होता था कि आपने लाइसेंस अप्लाई करा और बस अगले हफ्ते आ गया। The cumbersome and complex procedure for obtaining license was very time consuming. A lot of time was spent by industrialists in trying to obtain a license. बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में। Last point, public sector made a remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing infrastructure and promoting development of backward areas. However, the public sector continued to monopolize that too ineffectively. Public sector was given the leading role. Major industries were with the public sector. लेकिन वो efficiently काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था. They were not operating for profit motive. तो इफ यू आर नॉट ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, तो आप लॉस भी इनकर कर रहे हो तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. कह रहे मेरे तो कभी ऑब्जेक्टिव नहीं था प्रॉफिट अर्न करना, आई वाज ऑपरेटिंग फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि आप ही काम कर सकते हो, आप किसी और को करने नहीं दे रहे, मोनोपोली क्रिएट हो गई आपकी. बट इनएफिशिएंटली, इनएफेक्टिवली काम कर रहे थे, which could have been well handled by the private sector. तो कुछ ऐसे नॉन एसेंशियल एरियाज में भी पब्लिक सेक्टर ऑपरेट कर रहा था जो प्राइवेट सेक्टर बेटर कर सकता था. फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन, बीएसएनएल लॉसेस ही लॉसेस, एमटीएनएल लॉसेस ही लॉसेस, होटल इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. तो ब्रेड, मॉडर्न ब्रेड भी गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती थी, टेलीकम्युनिकेशन में थे, होटल इंडस्ट्री थी. तो वो धीरे धीरे क्या करा फिर इन्होंने, डिसइन्वेस्टमेंट करी. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स और द गवर्नमेंट सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर. वो क्यों करनी पड़ी, इन रीजंस की वजह से. वो नेक्स्ट चैप्टर का कंटेंट है, बट यह दिख रहा था कि जो ड्रॉबैक था लीडिंग रोल देने का, लॉसेस बढ़ते गए, इनएफेक्टिवली काम कर रहे थे. एज अ रिजल्ट, प्रेशियस फंड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर channelized into areas where private sector could have easily engaged. कह रहे क्या जरूरत है होटल को गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, कह रहे ये प्राइवेट सेक्टर को करने दो, ये कोई नेसेसिटी नहीं है. टेलीकम्युनिकेशन यस नेसेसिटी है, बट प्राइवेट सेक्टर को करने दो, मतलब इतनी कोई बड़ी वो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बेटर कर पाता. Many public sector firms also incurred huge losses but continued to function because of difficulty in closing down a गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को बंद करना पॉसिबल नहीं होता. क्यों, इतनी सारी जॉब्स चली जाएंगी. गवर्नमेंट तो बल्कि क्या करती है, जो प्राइवेट सेक्टर भी डूब रहा होता है उसको बेल आउट पैकेज देती है, कि पैसे देती है कि नहीं नहीं लोगों की नौकरी चली जाएगी, हेल्प करनी. तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बंद होना तो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता था. कह रहे कोई बात नहीं, लॉसेस हो रहे हैं, होने दो. The monopoly of public sector in such non-essential areas was criticized by many scholars. According to them, the role of public sector should be limited to strategic areas. कह रहे डिफेंस अपने पास रखो, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक अपने पास रखो, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर को करने दो. And private sector should be given the opportunity for non-essential areas. According to some economists, public sector is not meant for earning
गवर्नमेंट का काम है प्रॉफिट कमाना? नहीं, उनका तो काम है promoting welfare. So they should be evaluated on the basis of their contribution to welfare and not on the basis of the profits they earn. तो some economists were of the view, कह रहे लॉसेस हो रहे तो क्या हो गया, उनका तो काम ही वेलफेयर को प्रमोट करना है, तो अगर नुकसान हो गया तो उनको जज मत करो कि वो इनएफेक्टिव हैं या इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं, उनका तो काम ही वेलफेयर को प्रमोट करना है। तो लॉसेस तो होंगे ही अगर आप लोगों को सस्ते में सामान देंगे, खुद ज्यादा बन रहे हैं कॉस्ट। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, बट इवेंचुअली कंक्लूजन ये है कि हाँ गवर्नमेंट के काम करने की कोई दिक्कत नहीं है, बट वो चीजें करे ना जो प्राइवेट, बहुत पहली बात तो बेसिक नेसेसिटीज हैं, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर वो उस रेट पे नहीं प्रोवाइड कर सकता बेसिक नेसेसिटीज। अरे जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर को करने दो, वो बेटर कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी तो फंड्स की लिमिटेड शॉर्टेज तो है ही है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वहां पैसा लगाओ जहां बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6 मार्क करके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्रिटिकल अप्रेजल। तो उसमें एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी दोनों पे फोकस किया जाएगा।